जय हिंद। आज मैं आप लोग को कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम कोशिका सिद्धांत में देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत को दिया किसने था। तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। उनके अनुसार कोशिका क्या है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत रियलिटी में क्या है। तो हमने अभी बताया था कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। अब हम ये देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या है कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी में स्लाइडेन एवं स्वान ने पहली बात कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाय वन और मोर सेल। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाय वन और मोर सेल, यानी इसका मतलब हुआ कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जो सजीव होते हैं वो एक कोशिका या अनेक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने यह समझाने की कोशिश किया कि जो प्रत्येक जो जीव होते हैं यानी जो सभी जीव जो होते हैं या तो वे एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं या तो वे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि उन्होंने पहली बात कहा कि सभी जो जीव होते हैं वो या तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं या तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा नंबर पर देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि ईच लिविंग इज ऑर्गेनेटेड बाय सेल, यानी जो प्रत्येक जो सजीव होते हैं वो कोशिका से ही ऑर्गेनेट होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। यानी जो जीव होते हैं वे कोशिका से ही निर्मित होते हैं यानी कोशिका से ही उत्पन्न होते हैं, बने हुए होते हैं। अभी मैंने देखा कि इसमें पहले में देखा कि ये कोशिका से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये कोशिका से प्रत्येक जीव उत्पन्न भी होते हैं। यानी प्रत्येक जीवों का जो शरीर होता है या कुछ भी जो पार्ट्स होता है बॉडी का, वो कोशिका से ही उत्पन्न भी होता है। मतलब कोशिका से ही इनकी उत्पत्ति भी होती है, जन्म भी होता है। समझ सकते हैं इसको उत्पन्न होना मतलब क्या होता है, जन्म होता होगा। आगे हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत में थर्ड नंबर पर उन्होंने क्या कहा था। तो एवरी सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी प्रत्येक जो कोशिका होते हैं वे अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। मतलब हुआ कि वो कोशिका जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होता है। ऐसा ही वो इकाई है, ऐसा वो मतलब एक यूनिट होता है जो खुद में स्वतंत्र रहता है। मतलब किसी काम को करने के लिए ये किसी दूसरे का प्रेशर नहीं आता है, ये खुद से वो काम को स्वतंत्र रूप से कर लेता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि जो कोशिका होता है वो स्वतंत्र इकाई है, खुद से ही एक स्वतंत्र इकाई है। वो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता कि मुझे कौन सा काम करना है, कोई उसे गाइडलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपने आप को गाइडलाइन करते रहता है और किसी भी काम को करते रहता है। आइए आगे देखते हैं। एंड इट वर्क्स इच टुगेदर, मतलब और ये काम मिलजुल कर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि भले ही जो कोशिका होता है अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, लेकिन बाकी ये अन्य जब काम करने के बारे में आती है बात, जब काम करने की बारी आती है तो वैसी स्थिति में जो सारे जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर काम करती हैं। मतलब अगर मान के चलिए कि ये कोई बॉडी का अंग है, ये कोई बॉडी का अंग है, तो अगर यहाँ की कोशिकाओं में किसी प्रकार का, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की, अगर मान लीजिए कि इस पर चोट मार दिया जाए, इस पर चोट मार दिया गया, इस पर यहाँ पर चोट मार दिया गया, तो क्या होगा कि बाकी जो कोशिकाएं होंगी अकेले नहीं जाएंगी, ये विभाजित होना स्टार्ट करेंगी और यहाँ पर इस जगह को भरने की कोशिश करेंगी। मतलब अगर मान के चले कि मेरा हाथ है और हाथ के पास अगर किसी तरह से चोट लग जाए तो वहाँ के अगल बगल के जितने भी कोशिकाएं होंगी खुद से विभाजित होना शुरू हो जाएंगी और उस स्थान को भरेंगे जहाँ पर जो कोशिका मृत हुई थी, मरी हुई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी इन्होंने क्या कहा था
कि कोशिका खुद से में ही क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है और ये काम को मिलजुल कर करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस ऑफ सेल इज मेन क्रिएटर ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ सेल। मतलब जो नाभिक होता है यानी जो केंद्रक होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है वह एक क्रिएटर होता है, मेन क्रिएटर होता है। मतलब वही मतलब करता होता है, वही सारे काम को देख रेख करता है, उसी के देख रेख में सारे काम होती है। जैसे अगर न्यूक्लियस ही मतलब सारे चीज़ों को देखता है कि कौन सी क्रिया कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गोल्जी बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे काम कौन करता है। तो ये सारे काम को किसके देख रेख में होती है, तो न्यूक्लियस के ही देख रेख में सारे काम होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम फटाफट तरीक़ा से इसको रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले स्लाइडन एवं स्वान ने यह सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। और पहली बात क्या कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बाई वन और मोर सेल। मतलब प्रत्येक जो कोशिका होते हैं, सभी जो कोशिकाएं होती हैं या तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं या तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि ईच लिविंग प्रत्येक जो सजीव होते हैं वो सेल से ही उत्पन्न होते हैं, सेल से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एवरी सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड इट वर्क्स इज टुगेदर। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं खुद में ही स्वतंत्र इकाई होती है लेकिन काम को हमेशा साथ साथ मिलकर करती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ सेल इज मेन क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ सेल। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो मास्टर होता है, सारे जो कोशिका के अंदर जो भी अंगक होते हैं, बॉडीज होते हैं, उन सबका देख रेख उसी के देख रेख में होता है, न्यूक्लियस के ही देख रेख में होता है। सारे काम को वही मतलब कंट्रोल करते रहता है। यहाँ तक मैंने क्लियर कर गया होगा और आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइज ऑफ सेल, मतलब कोशिका का आकार। क्योंकि मैंने पिछले की कक्षाओं में आप लोगों को कोशिका से का इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहा था तो वैसे स्थिति में वहीं पर हमको साइज ऑफ सेल पढ़ा देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, लेकिन अभी मैं इसको कवर कर देता हूँ कि साइज ऑफ सेल यानी कोशिका का आकार क्या होता है, मिनिमम साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज कितना होता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जो मिनिमम साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मतलब जो कोशिका का जो मिनिमम यानी कम से कम न्यूनतम जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, उससे छोटा नहीं होता। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो कोशिका का जो मैक्सिमम साइज होता है 170 × 135 mm यानी मिलीमीटर के बराबर होता है। अभी हम ये देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम साइज तो मैंने देखा, लेकिन मिनिमम साइज किस जीव में होता है, मैक्सिमम साइज किस जीव में होता है, सेल का जो साइज होता है। तो माइकोप्लाज्म में 0.1 माइक्रोमीटर की कोशिका यानी सेल को पाया गया है और वही जो है मिनिमम साइज भी होता है, यानी मिनिमम साइज माइकोप्लाज्म की कोशिका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम साइज जो होता है वो ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, 170 × 135 mm के बराबर होता है। आई होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग सेल के टाइप्स को देखते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल पाया किस चीज़ में जाता है और यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, पहले इसको देख लेंगे। पहले पता ही नहीं रहेगा कि किस में पाया जाता है तो उसको जान के क्या फ़ायदा, पहले हम उसको पता करेंगे कि किस चीज़ में पाया जाता है और किस चीज़ में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, किस चीज़ में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो अनडेवलप ऑर्गेनिज्म, मतलब अविकसित जीव, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे चीज़ में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जबकि जो डेवलप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे चीज़ों में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो अनडेवलप ऑर्गेनिज्म, मतलब अविकसित
जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो विकसित जीव जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो देखिए, वैसी जो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता, उसके साथ साथ गोल्जी बॉडी नहीं रहता, हिस्टोप्रोटीन नहीं रहता, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, तो ये सारे चीज़ जिसमें नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी वैसा सेल जिसमें न तो न्यूक्लियस होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसको हम शॉर्टकट में ईआर कहते हैं, ना तो क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन अगर पाया भी जाता है तो एक पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें सेल वाल जो होता है जिसका सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया इत्यादियों में पाया जाता है। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। तो वैसा सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, उसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो जितने भी डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल हैं, प्लांट हैं, सारे चीज़ में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। आइए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंट को देखते हैं, कुछ अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंट है कि पहला डिफरेंट तो यही है कि ये साइनोबैक्टीरिया इत्यादि में रहता है, जबकि ये ऑल डेवलप जो एनिमल और प्लांट है वो सारे चीज़ में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, क्रोमोसोम, गोल्जी बॉडी, हिस्टोप्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि नहीं पाया जाता है। और क्रोमोसोम पाया भी जाता है तो मात्र क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इधर जो भी चीज़ आपको लिखा गया है वो सारा चीज़ इसमें पाया जाता है। यानी ये पहला अंतर हुआ, पहला अंतर, या हम इसको बहुत सारे पार्ट में बढ़ा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नंबर 2 डिफरेंट देखते हैं कि इसमें गोल्जी बॉडी, हिस्टोप्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें गोल्जी बॉडी, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि सारे चीज़ पाए जाते हैं, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें उसका सेल वाल जो होता है वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल्यूलोज क्या है इसको हम आगे देखेंगे। यानी सेल वाल जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है वह सेल्यूलोज का नहीं बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका के जो सेल वाल होते हैं वो पूरी तरह से सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसमें राइबोसोम होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो 70S यानी 70 होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होते हैं वो 80S के बराबर होते हैं। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है हम इसको आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।